हेलो एवरीवन, मैं राजनीता भाटी आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व का नियम। गाइस देखिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल सबसे पहले हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्टर 1987 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में हमारा ये रूल सबसे पहले एमर्ज हुआ था। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण दायित्व का नियम। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नियम का सृजन किया गया। अब आगे सवाल हमारा आता है गाइस कि वाई दिस रूल इज कॉल्ड रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इस नियम को पूर्ण दायित्व का नियम क्यों कहते हैं? तो गाइस देखिए, इसको पूर्ण दायित्व का नियम या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल कहते हैं क्योंकि बिकॉज अंडर दिस लायबिलिटी अराइजेज विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड द एक्सेप्शंस ऑफ राइलेंस रूल आर नॉट वैलिड एक्सेप्टेबल अंडर दिस रूल। क्यों कहते हैं इसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल, पूर्ण दायित्व का नियम? इसीलिए कहते हैं कि इसके अंतर्गत बिना किसी दोष के, बिना किसी फॉल्ट के भी दायित्व उत्पन्न होता है तथा इस नियम के अंतर्गत यह अपवाद मान्य नहीं है जो रायलेंस बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत मान्य है। अब जैसे इसमें बात आई है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की, तो इस केस को हम लोग पढ़ लेते हैं। MC मेहता के केस में दिल्ली में एक DCM एक इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री से 4 तथा 6 दिसंबर 1985 को एक जहरीली ओलियम गैस रिसी थी। देखिए गाइज, इसको MC मेहता केस को ओलियम गैस लीकेज केस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ओलियम गैस लीकेज केस है। तो ओलियम गैस के रिसने से अनेक व्यक्तियों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ा और एक वकील की मृत्यु भी हो गई थी। तो PIL लोकहित के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कॉम्पनसेशन का दावा किया गया, प्रतिकर मांगा गया। तो उसमें ऐसे खतरनाक उद्योग के दायित्व के विषय में निर्णय देने के समय न्यायालय के विचार में क्या बात आई थी कि इस जहरीली गैस के रिसने की दुर्घटना से ठीक 1 साल पहले भोपाल में भी यूनियन कार्बाइड के उद्योग से जहरीली गैस के रिसने से कम 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग विभिन्न गंभीर रोगों से ग्रस्त हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ इस केस में रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में जो नियम, कठोर दायित्व का नियम सृजित किया गया था, उसमें कुछ अपवाद भी दिए गए थे। तो उन अपवादों को यहाँ इस केस में लागू नहीं किया गया और उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उच्चतम न्यायालय ने एक नया नियम, पूर्ण दायित्व का नियम सृजित किया और रायलेंस बनाम फ्लेचर में इंग्लैंड में 1868 में अधिकथित कठोर दायित्व के सिद्धांत को भारत में अमान्य ठहराया और नया नियम कौन सा निकाला? पूर्ण दायित्व का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई उद्योग किसी ऐसे खतरनाक अथवा स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रत है जिससे लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भय की संभावना होती है, तब उसका यह पूर्ण, एब्सोल्यूट और अनियोजन, नॉन डेलीगेबल, मतलब वो किसी को अपनी वो ड्यूटी डेलीगेट नहीं कर सकता, किसी को नहीं दे सकता। उसका यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस कार्य से किसी को किसी प्रकार की क्षति घटित नहीं हुई है। यदि उस कार्य से किसी को क्षति होती है तब वह उद्योग उस क्षति को क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब उसका हर्जाना भरने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा तथा वह अपने दायित्व को इस दलील से निवारण नहीं कर सकता कि उसकी कोई उपेक्षा नहीं थी। मतलब यहाँ पर वह व्यक्ति जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति हुई है तो वह हर्जाना भरने से इस दलील के आधार पर मना नहीं करेगा कि यहाँ उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी, यहाँ उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी इस केस में दिया गया कि रायलेंस बनाम फ्लेचर के नियम के अपवाद इस पूर्ण दायित्व के नियम पर लागू नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गैस पीड़ित व्यक्तियों की ओर से प्रतिकर प्राप्त करने के लिए, कॉम्पनसेशन प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में वाद लाया जाए। तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं इसको गाइज कि इन दिस केस वेयर सुप्रीम कोर्ट वॉज डीलिंग विद क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम द लीकेज ऑफ ओलियम गैस on 4th and 6th December 1985
फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। उस कंपनी का नाम क्या था? श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज इन द सिटी ऑफ दिल्ली बिलोंगिंग टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड। As the consequences of this leakage, it was alleged that one advocate practicing in the Tees Hazari court had died and several others were also affected by the same. So the action was brought through a writ petition under Article 32 of Indian Constitution by way of Public Interest Litigation (PIL), and judgment of this case was delivered by Justice Bhagwati. Justice Bhagwati held that we would therefore hold that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions as mentioned in the rule of Rylance versus Fletcher. So I hope आपको ये MC मेहता का केस समझ आया होगा। पूर्ण दायित्व का नियम हमारा MC मेहता के केस से ही एमर्ज होता है। तो इसी में हम आगे एक और केस देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित वाद। देखिए 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के उद्योग से एक MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसने से इस दुर्घटना में कम से कम 4000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कई लाख लोग भीषण रोग से ग्रस्त हो गए थे और अपंग हो गए थे। तो इस दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी, उनकी जो आय थी वो भी बहुत कम थी, इसीलिए उनकी ओर से एक सामूहिक वाद दायर किया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश भी पारित किया था जिसका नाम था द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। तो गैस पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने और कॉम्पनसेशन प्रतिकर प्राप्त करने का एकमात्र अधिकार यहाँ किसने ले लिया था? भारत सरकार ने। तो भारत सरकार के द्वारा पहले अमेरिका में केस लाया गया, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो मुख्य कार्यालय था वो कहाँ पर था? अमेरिका में था। फिर दूसरा कारण वहाँ केस लाने का यह भी था कि वहाँ के मापदंड के अनुसार जो कॉम्पनसेशन की धनराशि थी वो बहुत ही ज़्यादा मिलती। लेकिन वहाँ के कोर्ट ने क्या किया? वहाँ के कोर्ट ने इस केस के लिए उचित वाद स्थल भारत को ही समझा और इस केस को खारिज करके रेफर कर दिया भारत को। तत्पश्चात भारत सरकार ने भोपाल के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सूट फाइल किया और न्यायालय ने अभी तक क्या निर्णय दिया कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है वो 350 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में गैस पीड़ितों को देगी। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस धनराशि को घटाकर फिर 250 करोड़ रुपए कर दिया था। अब फाइनली सेटलमेंट क्या हुआ था? भोपाल गैस लीकेज केस में 3 साल से भी अधिक वहाँ दावे चले और यूनियन कार्बाइड तथा भारत की केंद्र सरकार में एक समझौता हो गया। समझौता क्या हुआ कि 14 और 15 फरवरी 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह निर्देश दिया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी मुआवजे के रूप में तुरंत भारत सरकार को 47 करोड़ अमेरिकन डॉलर, कितने हो गए? 750 करोड़ भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपए, तो 750 करोड़ रुपए देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम के अन्य केस में भी पहले के अपने निर्णय को उचित ठहराया। मतलब अपील में जब केस गया तो अपील में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय को ही उचित ठहराया, जिसमें भारत सरकार को गैस पीड़ितों की ओर से लगभग 750 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। तो यहाँ दुर्भाग्य की बात क्या रही कि भारत सरकार ने गैस पीड़ितों की ओर से मुआवजा तो वसूल कर लिया, किंतु इतना समय बीतने पर अभी तक भी गैस पीड़ितों को उनका वो मुआवजा नहीं मिल सका। तो इसीलिए यह पूरी तरह संतोषजनक निर्णय नहीं रहा। अभी हम लोग इस केस को इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, भोपाल गैस डिजास्टर केस भी इसको कहा जाता है। What are the facts of this case? That on the midnight of 2 and 3 December 1984, mass disaster was caused by the leakage of MIC methyl
isocyanate gas and other toxic gases from a plant set up by the Union Carbide India Limited, UCIL in short. So UCIL was a subsidiary company of a multinational company registered in USA. So firstly, Indian government filed suit for compensation in America, but American court rejected that suit. Then the government filed petition in Supreme Court. Here Supreme Court has applied the principle of absolute liability. So suit was settled for 750 crore rupees, that is 47 crore American dollars. So here in the note it is mentioned that government of India had issued an ordinance, the Bhopal Gas Leak Register Processing of Claims Act 1985. So guys, here I have discussed the rule of absolute liability, and here two cases are mentioned in this liability. First case is MC Mehta versus Union of India 1987, and the second one case is Union Carbide Corporation versus Union of India. So if this question is come in the examination, then you can refer the two cases there, and those cases are MC Mehta case and Union Carbide Corporation case. In other words, these are oleum gas leakage case and Bhopal gas digester case. सो अभी मैंने आपको रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ाया, पूर्ण दायित्व का नियम बताया। इस पूर्ण दायित्व का नियम अगर ये 10 नंबर में आपका एग्जाम में आएगा, इसमें आपको दोनों केसेस को डालना होगा, MC मेहता केस को जिसको हम बोलते हैं ओलियम गैस लीकेज केस, और दूसरा आपको भोपाल गैस डिजेस्टर केस, इन दोनों को आपको डालना होगा। तो आई होप आपको यह एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल समझ आया। अगर आपको यह रूल नहीं समझ आया, कहीं भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज़ पुट अप द क्वेरी in the comment box. Okay guys, thank you so much.